इसमें हम पहला लेसन में हम फर्स्ट क्लास कर लिए थे। आज हम सेकंड क्लास करेंगे और सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये पंचवर्षीय योजना क्या है, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हमको पढ़ना होगा। अब इसमें देखते हैं तो सबसे पहले समझना है कि यदि किसी देश के विकास के लिए, देश को विकास के लिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाया गया है और देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसी संसाधन को प्राथमिकता देते हुए पहले से ही 5 वर्षों के लिए योजना बनाया जाता है। जैसे कहने का मतलब यदि किसी घर के मुखिया है, किसी व्यक्ति को घर के मुखिया बना दिया जाता है और इस घर के मुखिया है, मेन मालिक है और इनका 3 बेटा है, तीनों कमाने वाला है और यदि तीनों कमा करके यदि पैसा खुद अपने पास ही रख लेता है, तो इनके पिताजी जो होंगे वो कोई योजना नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि तीनों बेटा पैसा कमा करके यदि पिताजी को देगा और पिताजी के पास जब पैसा आएगा तो पिताजी जो होंगे पहले से ही योजना बनाएंगे। योजना क्या होगा, तो अपने घर के विकास के लिए जब उनके पिताजी के पास पैसा आएगा तो पहले से योजना बनाएंगे कि अगर साल जो होगा ये रूम के प्लास्टर करवा लेंगे, दलान पर बोरिंग करवा लेंगे। इस तरह से पहले से ही योजना बनेगा। लेकिन जब बेटा पैसा नहीं देगा तो पिताजी का कोई योजना नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे देश के विकास के लिए पहले से ही पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो बनाने वाला देश है वो आपका रूस है। रूस जो है 1928 ईस्वी में ही पंचवर्षीय योजना बनाया था। रूस 1928 ईस्वी में ही पंचवर्षीय योजना बनाया था क्योंकि यहाँ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ सभी चीज पर नियंत्रण जो होता है सरकार का होता है, इसीलिए पूरे देख रेख कैसे क्या सिस्टम होगा वो पूरे देख रेख की जिम्मेवारी जो होती है सरकार के पास ही होती है। इसलिए सरकार जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1928 ईस्वी में बनाया था। इसके अलावा अमेरिका की बात किया जाता है तो अमेरिका जो था पूंजीपतियों का सरकार था। यहाँ पे जो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास अधिकार था। तो यहाँ पे निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास अधिकार रहेगा तो यहाँ पे सरकार का कोई प्लानिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यदि पुत्र जो है पैसा कमा करके यदि पिताजी को देगा तो पिताजी कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। लेकिन जब पुत्र उनको पैसा देना बंद कर देगा या पैसा नहीं देगा तो पिताजी का कोई प्लानिंग नहीं होगा। यहाँ भी वही है। रूस में समाजवादी है, सरकार का नियंत्रण होता है, सभी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए जितना भी योजना बनाएंगे वो सरकार बनाएगा। लेकिन अमेरिका जो है पूंजीपतियों का सरकार है, वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ सब पूंजीपति लोग अपने सोचता है, इसलिए यहाँ पे सरकार का योजना नहीं बनेगा। और इसी तरह से देखा गया कि जब 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना बनाया गया और इसी क्रम में 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आने के बाद देखा गया जितना भी पूंजीवादी देश था यानी अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये सभी देशों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड, जितना भी देश था सभी देशों पर बुरा प्रभाव पड़ा और उस समय भारत जो था अंग्रेज के गुलाम था, यानी इंग्लैंड के अधीन था। तो देखा गया कि अमेरिका जितना भी पूंजीवादी देश था वहाँ विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव तो बहुत पड़ा, लेकिन रूस में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इन्होंने कहा क्या कि देखो हम पहले से ही योजना बनाए हुए थे, पंचवर्षीय योजना, जिसके कारण हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो देश पहले से योजना नहीं बनाए थे वो सभी देशों पर विश्वव्यापी आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा। अब जैसे ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद 31-32 में जैसे ही सभी देश जो है पूंजीवादी यानी सभी देश जो थे पंचवर्षीय योजना बनाना स्टार्ट किए, कुछ ना कुछ योजना बनाना स्टार्ट किए। अमेरिका भी पंचवर्षीय योजना बनाया, लेकिन रूस और अमेरिका के
पंचवर्षीय योजना में काफी अंतर था। इसका जो पंचवर्षीय योजना था वो आदेशात्मक था, और ये जो था निर्देशात्मक पंचवर्षीय योजना था। यानी कहने का मतलब रूस में जो था आदेशात्मक था, इसमें सरकार आदेश देता था तो काम करना पड़ता था। लेकिन अमेरिका में निर्देशात्मक था, यहाँ सरकार आदेश नहीं देता था, निर्देश देता था। निर्देश देता था कि ये काम करो। यदि कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्था को अच्छा लगता था तो वो काम करता था, सिर्फ यहाँ पे निर्देश मिलता था। लेकिन यहाँ पे आदेश मिलता था, करना है तो करना है। आदेश और निर्देश में काफी अंतर है। आदेश दे दिया जाएगा तो काम किसी भी हाल में करना है, लेकिन यदि निर्देश दिया जाएगा तो काम को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, सिर्फ दिशा निर्देश दिया गया है। और इसी क्रम में हुआ क्या, इसी क्रम में देखा गया कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और जब भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत में काफी स्थिति दयनीय थी। यहाँ ना तो उद्योग था, न ही कृषि व्यवस्था सही ढंग से था, यानी कि लोगों को खाने के लिए भरपूर भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ की स्थिति काफी गंभीर थी। और उसी समय भारत आजाद हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने के उपरांत इन्होंने भी पंचवर्षीय योजना की योजना रचे। और पंचवर्षीय योजना जो हुआ, भारत में सबसे पहले 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया, और इस योजना आयोग के तहत ये पंचवर्षीय योजना क्रमबद्ध बनाया गया। अब यहाँ पे देखा गया कि जब 15 मार्च 1950 ईस्वी को जब योजना आयोग का गठन हुआ, उस समय जो थे योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में देश के प्रधानमंत्री ही बने। यानी कहा गया कि जो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। और इस तरह से देखा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक बनाया गया। पहले से ही 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 चला। लेकिन हुआ क्या, जब योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री किए तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो थे संतुष्ट नहीं थे। कह रहे थे देश स्तर पर आप तो सोच लेंगे, योजना आयोग का गठन कर लेंगे, पहले से पंचवर्षीय योजना करेंगे, लेकिन राज्य के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री ही समस्या को समझ सकता है। इसलिए इस योजना आयोग से मुख्यमंत्री जो थे संतुष्ट नहीं थे। और इस योजना आयोग से संतुष्ट नहीं रहने के कारण देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि चलो एक हम परिषद का गठन करते हैं। और उस परिषद का गठन जो हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद नाम दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद नाम दिया गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके तहत कहा गया कि इसके जो गठन हुआ 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे वही थे प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन अन्य सदस्य के रूप में सभी राज्य के मुख्यमंत्री को मनोनीत किया गया। कहा गया कि योजना आयोग में जो भी होंगे, जितना भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वो उसका सदस्य होंगे। इससे भी मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहें कि चलो ठीक है, जो भी पंचवर्षीय योजना हम लोग बनाएंगे, केंद्र के कैबिनेट में जो भी पंचवर्षीय योजना बनेगा, वो केंद्र के कैबिनेट में बना पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन जो करेगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री ही करेगा। यदि सभी राज्य के मुख्यमंत्री संतुष्ट होंगे तब भी वो पंचवर्षीय योजना पास होगा, अन्यथा वो पास नहीं होगा।
तब जाकर के योजना आयोग के काम आगे क्यों बढ़ा। तो यहाँ पे देखें हम राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद देखा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे देश के प्रधानमंत्री थे तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस परिषद के अन्य सदस्य के रूप में थे। यह परिषद बनाए गए पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने का कार्य करता था, यानी जो भी पंचवर्षीय योजना बनता था वो सभी को फाइनली रूप से अनुमोदन करता था। अब यहाँ पे देखा गया कि जब पहली पंचवर्षीय योजना बना 1951 से 56, तो इस समय 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत को खाने की भी समस्या है, उद्योग की भी समस्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देखे कि देश में कुछ पैसा है, उस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो सबसे पहले देखे कि सबसे पहले तो जो है खाने की समस्या को दूर किया जाए, खाने की समस्या को दूर किया जाए। और खाने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि पर बल दिया गया। सबसे पहले कृषि पर बल दिया गया। कहा गया कि यदि कृषि व्यवस्था सही होगा, यदि कृषि व्यवस्था सही होगा तो सबसे पहले देश में खाद्यान्न संबंधी समस्या दूर होगा, लोगों को भूखमरी की समस्या से दूर होगी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय देखा गया कि हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस तरह से कई नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। और ये सभी जो नदी घाटी बनाया गया, इससे कृषि को काफी फायदा हुआ। उसी तरह से दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला, और 1956 से 61 तक चला। उसमें कहा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर बल दे दिए और कृषि में सुधार कर लिए, लेकिन दूसरा पंचवर्षीय योजना के समय भी देश के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, और इन्होंने इसमें उद्योग पर बल दिया। यानी कि मुख्य रूप से योजना बनाया गया उद्योग पर बनाया गया, और दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर योजना बनाया गया। जब तीसरा पंचवर्षीय योजना हुआ 1961 से 66, तो 1961 से 66 के बीच देखा गया कि कृषि पे भी योजना बना दिया गया, कृषि व्यवस्था को भी सही ढंग से ला दिया गया, उद्योग पर भी योजना बनाकर उद्योग को भी सही ढंग से लाया गया। देखा गया तीसरा में क्या किया जाए, तो तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया, दोनों से संबंधित योजना बनाई गई। लेकिन इस समय भारत के लिए काफी दूरगामी समय रहा। 1961 से 66 तक पंचवर्षीय योजना चलना था। 1961 से 66 तक पंचवर्षीय योजना चलना था, लेकिन 1962 ईस्वी में देखा गया कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। इस तरह से 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। लगले 1965 में देखा गया पाकिस्तान जो था भारत पर आक्रमण कर दिया। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के समय 1966 ईस्वी में देखा गया, 1966 ईस्वी में सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हुआ। यानी सुखाड़, भारत में भयानक सुखाड़ आया 1966 ईस्वी में। अब देखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था, कृषि और उद्योग पर बल देना था, लेकिन इसी समय 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब भारत में सुखाड़ संबंधी समस्या उत्पन्न हुआ। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है घर बनाने के लिए योजना बनाए हुए रखेगा कि हम अगले साल जो होंगे इस घर बनाएंगे, अगले साल जो होगा अपना घर बनाएंगे। या तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति जो है योजना बना ले कि अगर दीपावली आएगा तो घर में फ्रिज लाएंगे, बड़ा सा टीवी लाएंगे, लेकिन दीपावली के कुछ दिन पहले ही उसको घर के अगल बगल से जमीन को लेकर के विवाद हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, पैसा काफी खर्च हो जाता है। तो पैसा काफी खर्च हो जाएगा तो उसका बनाया गया योजना जो है असफल हो जाएगा। जब पैसा खर्च होगा तो अपना घर में दीपावली में कभी फ्रिज टीवी लाएगा? नहीं लाएगा। और यही भारत के साथ हुआ, योजना तो बना लिया,
1951 से 66 तक योजना तो बना लिया, लेकिन योजना बनाने के उपरांत 1962 में, 1965 में, 1966 में भारत के साथ काफी दूरगामी समस्या हुआ, जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना जो रहा काफी असफल रहा। इस तरह से देखें कि बीच में 3 साल जो था गैप मिला, बीच में 3 साल कहा गया कोई पंचवर्षीय योजना भी नहीं होगा, अब पहले देश की स्थिति को सुधारा जाएगा, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना होगा। तो देखिएगा जब जब कांग्रेस की सरकार होगी तब तब जो है पंचवर्षीय योजना चलेगा। जैसे ही गैर कांग्रेसी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार से हटकर दूसरा सरकार का गठन होगा, वो पंचवर्षीय योजना को हटा देगा। तो इस समय 3 साल अवकाश हुआ, कहा पंचवर्षीय योजना अवकाश पर रहेगा, छुट्टी पर रहेगा, हॉलीडे में रहेगा, और 3 साल कोई योजना नहीं बनाया गया। 1969 से 74 तक फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला, 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चला, लेकिन बीच में यहाँ पे 2 साल गैप रहा। उसके बाद 80 से 85 छठी चला, 7वीं 85 से 90, फिर यहाँ पे 90 से 92 गैर कांग्रेसी सरकार, यहाँ पे फिर गैर कांग्रेसी सरकार आ रहा है, यहाँ पे भी गैर कांग्रेसी सरकार आ रहे हैं। तो जब गैर कांग्रेसी सरकार आएंगे वहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। उसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलना था। 2012 से 2017 तक चलना था। इसी बीच लोकसभा के चुनाव होती है, और लोकसभा चुनाव होने के बाद 2014 ईस्वी में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं 2014 ईस्वी में। ये पंचवर्षीय योजना की अवधि है, उसी समय नरेंद्र मोदी बनते हैं, और ये जो है बीजेपी के सरकार बना। गैर कांग्रेसी सरकार फिर यहाँ से हट गया, और जैसे ही हम बोले कि गैर कांग्रेसी सरकार जैसे ही हटेगा पंचवर्षीय योजना को खत्म कर देगा। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी बने, वैसे ही 15 अगस्त 2014 ईस्वी को अनाउंसमेंट कर दिए कि अब पंचवर्षीय योजना नहीं रहेगा, और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर ही 15 अगस्त 2014 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे पूरा बात यहाँ पे समझिए कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक अवधि चला। तो सबसे पहले योजना आयोग। तो योजना आयोग है क्या? तो किसी भी राष्ट्र में उपलब्ध संसाधन के प्राथमिकता के आधार पर यदि नियोजन किया जाता है, योजना बनाया जाता है, तो उसे ही हम योजना आयोग कहते हैं। भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 ईस्वी में 15 अगस्त 2014 ईस्वी में इसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अब यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस परिषद के अन्य सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और यह परिषद जो है बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने का कार्य करता है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक बीपीएल, एपीएल, नरेगा, मनरेगा। तो सबसे पहले हम बीपीएल के बारे में देखते हैं कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल जो है एबव पॉवर्टी लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं गरीबी रेखा, और गरीबी रेखा से ही संबंधित है आपका बीपीएल और एपीएल।
गरीबी रेखा में कहा गया है कि एक स्केल बनाया गया है, एक पैमाना बनाया गया है, और उस पैमाना में कहा गया है, उस पैमाने के आधार पर कहा गया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, कहता है कि यदि शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम गरीबी रेखा मानते हैं, इसे हम गरीबी रेखा मानते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और उसको 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा तब तो ठीक है, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2400 से कम ऊर्जा प्राप्त होगा, 2400 से कम ऊर्जा प्राप्त होगा, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे अर्थात बीपीएल में रखा जाएगा, और 2400 से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा उसे गरीबी रेखा से ऊपर अर्थात एपीएल में रखा जाएगा। उसी तरह से यदि शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तब ये गरीबी रेखा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम बीपीएल में रखेंगे, और यदि 2100 कैलोरी से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रहा है तो उसे हम एपीएल में रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा कहता है कि ऊर्जा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2400 कैलोरी ऊर्जा और शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे गरीबी रेखा पर रखा जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा से कम और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे अर्थात बीपीएल में रखा जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एपीएल के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर रखा जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये गरीबी रेखा में हम देख लिए कि एपीएल बीपीएल। उसके बाद हम देखते हैं नरेगा कि नरेगा क्या है। तो नरेगा कहने का मतलब नरेगा किसे कहते हैं? तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संक्षिप्त में ही हम नरेगा कहते हैं, संक्षिप्त में ही हम नरेगा कहते हैं। और यह जो है एक केंद्र सरकार की योजना है, यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि गरीब मजदूरों को 365 दिन में से 100 दिन रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यानी कि गरीब लोग हैं तो गरीब लोग को 365 दिन में से 100 दिन रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यदि 100 दिन रोजगार नहीं भी मिलता है तो सरकार उसे नरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी का भुगतान करेगी। तो यहाँ पे नरेगा किसे कहते हैं? तो नरेगा कहने का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को ही संक्षिप्त में नरेगा कहते हैं। यह एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को 365 दिन में से
100 दिन रोजगार देने की योजना बनाई गई है। और इसी को वर्तमान में कहा गया है, नरेगा को वर्तमान में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा नाम कर दिया गया है। यानी महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा, महात्मा गांधी और नरेगा जो है ज्यों का त्यों महात्मा गांधी के नाम पर ही नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना कहता है कि आधारिक संरचना किसे कहते हैं। अब आधारिक संरचना समझने से पहले हम देखते हैं, यदि जिस गांव में कोई भी गांव है और गांव में यदि पहले से सड़क वगैरह नहीं है, बिजली वगैरह नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो वह गांव जो होता है विकास नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही गांव में बिजली वगैरह पहुंच जाता है, सड़क वगैरह बन जाते हैं, बैंक वगैरह स्थापित हो जाते हैं, तो उस गांव का या उस क्षेत्र का विकास सही रूप से होता है। उसी तरह से पूरे देश की बात किया जाता है कि जिस देश में परिवहन, शिक्षा का विभिन्न केंद्र, अस्पताल, बिजली, संचार, बैंकिंग क्षेत्र ये सभी उपलब्ध होते हैं, उस राष्ट्र का विकास जो होता है तेजी से होता है। लेकिन जिस राष्ट्र में ये सभी का अभाव होता है, उस राष्ट्र का विकास नहीं हो पाता है। अर्थात ये सभी जो है आधारिक संरचना ही है, और आधारिक संरचना पर ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास या सामाजिक विकास निर्भर करता है। जिस देश का आधारिक संरचना जितना मजबूत होगा, आधारिक संरचना कहता है जिस देश का जितना मजबूत होता है वह देश उतना ही विकसित होगा। यानी कि विकसित देशों की बात किया जाता है तो विकसित देशों के आधारिक संरचना जो होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देगा आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैसी संरचना जिस पर किसी राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक लाभ निर्भर करता है, आधारिक संरचना कहलाता है। जैसे परिवहन, शिक्षा का विभिन्न केंद्र, अस्पताल, बिजली, संचार, बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि। जिस राष्ट्र का आधारिक संरचना जितना अधिक मजबूत होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। तो सबसे पहले जो नोट करना है इतना पहले नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम HDI, UNDP क्या है। तो HDI कहने का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट। यदि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें तीन चीज को आधार बनाया गया है। उसी आधार पर राज्य किसी भी देश का या देश में राज्य का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब ये आधार क्या है, तो मान लीजिए किसी देश का मानव विकास रिपोर्ट जारी करना है या राज्य का मानव विकास रिपोर्ट जारी करना है, तो वहाँ के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानेंगे हम, आय के बारे में, वहाँ के लोगों की आय के बारे में जानेंगे हम, शिक्षा के बारे में जानेंगे हम। जैसे कहने का मतलब हम 2-3 राज्य लेकर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए केरल है, एक आपका केरल है, एक आपका बिहार है और एक आपका पंजाब है। इस तरह से देखा गया कि केरल, बिहार, पंजाब में मानव विकास रिपोर्ट तीनों में जारी करना है। तो देखा गया केरल में सबसे पहले जीवन आशा को ले लेते हैं, स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ले लेते हैं, और वहाँ स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जब जानकारी प्राप्त किया गया, आंकड़े को प्राप्त किया गया, तो वहाँ देखा गया कि स्वास्थ्य स्थिति जो है काफी अच्छी है और वहाँ 10 में 10 अंक दे दिया गया कि यहाँ का स्वास्थ्य स्थिति जो है बहुत अच्छा है। बिहार में जब
स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता किया गया तो देखा गया कि बिहार में जो है स्वास्थ्य स्थिति में यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है और बिहार को 6 अंक दिया गया। उसी तरह से पंजाब में जब आंकड़ा प्राप्त किया गया तो यहाँ कुछ अच्छा था, 8 अंक दिया गया। उसी तरह से आय के बारे में, वहां के रहने वाले लोगों की आय के बारे में पता किया गया तो देखा गया केरल में सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ 10 में 10 आय में भी दे दिया। बिहार में, तो बिहार में आय के लेकर के 5 नंबर दिया गया, पंजाब में आय को लेकर के 7 नंबर दिया गया। शिक्षा की बात किया गया है तो शिक्षा भी केरल में सबसे अच्छा था। इस तरह से केरल में 10 में 10 शिक्षा में दिया गया, बिहार में शिक्षा में 5 नंबर दिया गया, पंजाब में शिक्षा में 8 नंबर दिया गया। इस प्रकार से जब टोटल अंक किया गया तो इसको 30 में 30 अंक प्राप्त हुआ, इसको 30 में 16 अंक प्राप्त हुआ और इसको 30 में 23 अंक प्राप्त हुआ। अब इसी के आधार पर नंबरिंग सिस्टम कर दिया जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है पहला स्थान पर केरल आया, दूसरा स्थान पर पंजाब आया और तीसरा स्थान पर बिहार आया। इसी को लेकर के मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट है क्या? तो एक सबसे पहले व्यक्ति हैं महबूब उल हक। महबूब उल हक कहता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में महबूब उल हक के द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें जीवन आशा, जीवन स्तर, शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। और भारत की बात किया जाता है तो भारत में सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें केरल को प्रथम स्थान दिया गया। केरल को प्रथम स्थान दिया गया, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा को बीमारू राज्य बताया गया। बीमारू नाम ही है बीमारू, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। यानी कि यहाँ जो था जीवन स्तर, जीवन आशा, शिक्षा जो था काफी दयनीय था, इसलिए यहाँ जो था इसको बीमारू राज्य बताया गया। तो फिर से इसको सुन लीजिए कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें जीवन स्तर, जीवन आशा, शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। भारत में सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें केरल को प्रथम स्थान दिया गया, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, राजस्थान को बीमारू राज्य बताया गया। अब यहाँ पे बिहार भी जो है बीमारू राज्य के रूप में जाना गया। बिहार में स्थिति जो थी काफी दयनीय थे, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहे हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और इसके लिए APJ अब्दुल कलाम ने कहे कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। अब बिहार यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार जो है आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण कहता है कि यहाँ सबसे पहले तो गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ कोई भी उद्योग वगैरह नहीं है, खनिज ही नहीं है। तो खनिज जहाँ रहेगा वहां पे उद्योग संभव होते हैं, तो यहाँ पे खनिज का ही अभाव है। आधारिक संरचना का अभाव है, यानी कि बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग क्षेत्र, शिक्षा का विभिन्न केंद्र, ये सभी का अभाव है। इसके अलावा बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है और ये भी जो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को कारण को बताएं तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है: गरीबी, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, खनिज का अभाव, आधारिक संरचना का अभाव, बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, जनसंख्या में वृद्धि। ये सभी के सभी जो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। अब जो भी आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है, ये सभी को हम सकारात्मक जब बना देंगे तो सकारात्मक बना करके हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षा का अभाव है,
तो शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षा का विस्तार करके हम यहाँ पे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। खनिज का अभाव है, खनिज उपलब्ध करा करके हम यहाँ पे आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या को हम समाधान करके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करके हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। छात्र कौशल का विकास, छात्र कौशल का विकास कहने का मतलब छात्र को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा कि वो सरकारी नौकरी पर आश्रित न हो, वो खुद पर आश्रित हो और खुद का वो व्यवसाय कर सके। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था, लोगों में व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना होगा, व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना होगा और इसको करके बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था, हम जानते हैं बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 2/3 आबादी जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है, इसलिए कृषि को प्राथमिकता देना होगा और किसानों के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा, जिससे किसान अच्छे कृषि वगैरह कर सके और खेती वगैरह को कर सके। तो ये सब भी करके बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के माप का सूचकांक। तो आर्थिक विकास के माप का सबसे अच्छा सूचकांक की बात किया जाता है, आर्थिक विकास के सूचकांक को हम कैसे मापेंगे। तो आर्थिक विकास के सूचकांक को मापने के लिए सबसे अच्छा सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय को माना गया है, यानी कि व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना है उसी आधार पर आर्थिक विकास के सूचकांक को मापा जाता है। ये प्रति व्यक्ति आय फिलहाल अभी समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं किसको, तो राष्ट्र की कुल आय में यदि राष्ट्र की कुल आय में यदि राष्ट्र की कुल जनसंख्या से यदि भाग लगा दिया जाता है, अब भाग लगाने के बाद जो भागफल आते हैं उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा आर्थिक विकास के माप के सूचकांक को बताएं। तो आर्थिक विकास के माप का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय है जो राष्ट्र की कुल आय से संबंधित है, यानी कि राष्ट्र की आय से संबंधित है। राष्ट्र का आय और राष्ट्र के कुल जनसंख्या का अनुपात जो होगा, यानी राष्ट्र के कुल आय में राष्ट्र की कुल जनसंख्या से यदि हम भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद जो भागफल आता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसके बाद आपका है समावेशिक विकास। तो समावेशिक विकास यानी कहने का मतलब जब किसी राष्ट्र का आर्थिक लाभ और सुविधा यदि समाज में हम देखते हैं कि समाज में कुछ मध्यम वर्ग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च वर्ग में पूंजीपति लोग आ गए, मध्यम वर्ग में बीच का है और निम्न वर्ग में वो जो है एक मजदूर के रूप में होते हैं, वो डेली काम करते हैं और उसी कमाई से अपने जीवन यापन को चलाते हैं। और वही कहता है कि समावेशिक विकास के लिए कहता है कि किसी राष्ट्र का आर्थिक लाभ जो होता है या सामाजिक लाभ जो होता है, यदि आर्थिक लाभ को हम समाज के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाते हैं, यानी नीच लोग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग सभी पर हम ध्यान देते हैं और सभी तक हम लाभ को पहुंचाते हैं, तो इससे समाज का एक रूप से विकास होता है। और इस तरह से जो विकास होगा उसी को समावेशिक विकास कहेंगे। यदि उच्च वर्ग के लोग हैं और सिर्फ उच्च वर्ग को लाभ दिया जाएगा तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो कहते हैं रह जाएंगे। यदि मध्यम वर्ग को ध्यान दिया जाएगा तो मध्यम वर्ग उच्च हो जाएंगे और निम्न वर्ग निम्न ही रह जाएंगे। इसलिए समाज के विभिन्न स्तरों तक इसका लाभ पहुंचाना अनिवार्य होता है। अर्थात क्वेश्चन यहाँ से देता है कि समावेशिक विकास किसे कहते हैं। तो जब समाज का आर्थिक लाभ और सुविधा, यानी राष्ट्र का आर्थिक लाभ और सुविधा समाज के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाया जाता है तो उसी को हम समावेशिक विकास कहते हैं। उसके बाद है सतत विकास। सतत कहने का मतलब
लगातार लगातार कहने का मतलब अभी के डेट में हम विकास कुछ कर रहे हैं और विकास, यही विकास निरंतर होते रहेगा तो उसी को सतत विकास कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे तो उसी को हम सतत विकास कहते हैं। और इसमें संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होते रहे, वो भी सतत विकास में निरंतर लगे रहे। जैसे अभी हम लोग के पास कोयला प्रचुर मात्रा में है और कोयला का निरंतर उपयोग करके हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान देना होगा, विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, ताकि आने वाले समय में कोयला समाप्त न हो जाए। आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचा करके रखना होगा, तब निरंतर विकास होगा। यानी सतत विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी होता रहे उसे हम सतत विकास कहते हैं। इसमें संसाधन टिकाऊ होता है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना अनिवार्य होता है। उसी तरह से आगे है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि जो होते हैं दोनों को लोग एक समान समझते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अलग है। और कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, जैसे भारत अभी विकासशील राष्ट्र है, विकास की श्रेणी में है, तो जो विकासशील राष्ट्र होंगे उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं जैसे चाइना, अमेरिका, ये सभी जो है विकसित राष्ट्र है। जर्मन विकसित राष्ट्र है और विकसित राष्ट्रों के लिए हम आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित अंतर है। इसके कहने का मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को जो लोग होते हैं दोनों को लोग एक समान समझते हैं, परंतु अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहा जाता है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि विकसित राष्ट्रों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपका पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक सेकंड लेसन राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे।